बच्चों, नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है नीट 2024 एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग। यूट्यूब में आपने इस विषय पर 72 वीडियोस देखे होंगे, पर मैं आपको आश्वासित करती हूं कि इतना डिटेल वीडियो आपने अब तक नहीं देखा होगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 9 मार्च 2024 है। वेबसाइट है exams.nta.ac.in/neet। वेबसाइट में मैं थोड़ी देर में ही आऊँगी। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मैं नारायणा के बारे में बताऊँ। नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पिछले 45 वर्षों से बच्चों को उनके सपनों से मिलाने में कार्यरत है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट से पहले हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के काउंसलिंग तक सेम ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी और जितने भी कम्युनिकेशन एनटीए के द्वारा होने वाले हैं वो सारे आपके ईमेल आईडी से होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ध्यान रखें कि वह आधार से लिंक्ड हो, क्योंकि जब आप अपना आईडी वेरिफिकेशन डालेंगे, दैट इज़ आप अपने आप का वेरिफिकेशन के लिए जो आईडी डालेंगे, उसमें सबसे कॉमन आईडी कार्ड है वो आपका आधार है। तो अगर आप आधार कार्ड एज योर आइडेंटिफिकेशन डाल रहे हैं तो उसमें आपके मोबाइल नंबर का आपके आधार से लिंक होना काफ़ी अनिवार्य है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पासवर्ड क्रिएशन। तो जो पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। और बच्चे मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाएं। तो पासवर्ड में यह सुनिश्चित करें कि 4 चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। सबसे पहला, अपर केस यानी कि ABCD कैप्स में। दूसरा, लोअर केस दैट इज स्मॉल ABCD। तीसरा, न्यूमेरिकल्स का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन। और चौथा, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एक्सक्लेमेशन, हैशटैग एटसेट्रा। तो सुनिश्चित करें कि ये चारों चीज़ें आपके पासवर्ड में हैं ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन सके। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत होगी वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और उसमें आपका 80% चेहरा दिखना चाहिए। और ये सुनिश्चित करें कि आपके दोनों कान क्लियरली दिख रहे हों। साइज़ और फॉर्मेट की बात करें तो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए और जो आपका फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोस्ट कार्ड फ़ोटो। तो पोस्ट कार्ड फ़ोटो का डायमेंशन है 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस। इसमें भी आपकी साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए और फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए। बच्चों, जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप फोटोग्राफ अपलोड करें तो यह सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ आपका रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्लियरली लेजिबल होना चाहिए। लेजिबल से मतलब है कि पढ़ने योग्य होनी चाहिए। फिर इसकी साइज़ की बात करें तो 4 KB से 30 KB के बीच, फिर से JPG फॉर्मेट में। थंब के साथ साथ बाकी सारे उंगलियों का भी निशान, यानी कि आपको थंब के साथ साथ में बाकी सारे फिंगर्स का इंप्रेशन चाहिए होगा। तो स्कैन लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स के साथ साथ थंब का इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा। तो सुनिश्चित करें कि ये भी क्लियरली लेजिबल हो, यानी पढ़ने योग्य हो। तो जब भी आप थंब पैड में लगाएं तो बहुत ज़्यादा इंक ना लगाएं और बहुत कम भी इंक ना लगाएं कि वो दिखने योग्य ना रहे। तो इसमें इसकी साइज़ के बारे में बात करूं तो 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। अगर आप PWD दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा और उस सर्टिफिकेट का साइज 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। छठी,
अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एटसेट्रा, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसकी साइज 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। अब अगर मैं बात ओबीसी की करूं तो इसमें आप सुनिश्चित करें कि आपके घर की सालाना तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अथवा आप NCL दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में नहीं आओगे। तो अगर आपकी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप समझ लो कि आप जनरल कैटेगरी में ही भरो। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया था, दैट इज exams.nta.ac.in/NEET। तो इसमें जाने से साथ ही हमें ये वेब पेज ओपन होगा और इसमें ही हमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को क्लिक करना है। इसके बाद हम इस तरीके के एक पेज में आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। तो अब हमें रजिस्टर करना है, तो लेटेस्ट न्यूज़ में जा करके हम रजिस्टर करेंगे। अब आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला है स्टेप्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन और दूसरा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर। तो अभी फिलहाल के लिए आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो जब रजिस्टर किया ही नहीं है तो आप लॉग इन करोगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद पहले स्वयं को रजिस्टर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो स्टेप्स जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो फिर चलो अब एज अ न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए कैंडिडेट हो तो यहाँ पे देखो ये एक लिंक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और हम एक इस पेज में आ गए। अब इस पेज में इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। मैंने तो बुलेटिन पढ़ ली है और मैं भी उसके कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए तो वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें और एक बार उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद और आपको एंड में एक छोटा सा चेक बॉक्स मिलेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया है। आप उस चेक बॉक्स को क्लिक करें एंड फिर उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप को अपना एक आइडेंटिफिकेशन देना होगा। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर आप आधार कार्ड को अपना आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आप डिजी लॉकर के अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हो। आप अपनी ABC ID दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के से भी लॉग इन कर सकते हो। आप अपना इंडियन पासपोर्ट दिखा सकते हो, पैन कार्ड दिखा सकते हो। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन देना है आप दे सकते हो। तो मैंने इजी प्रोसेस के लिए आधार कार्ड को चुना है और फिर मैंने आधार कार्ड को जैसे ही क्लिक किया मुझे अब अपना आधार नंबर डालना होगा। ये मैंने आधार नंबर डाला और फिर मैंने क्लिक किया जनरेट OTP पे। OTP मेरे आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आ गई है और फिर अब मैं इस पर वो OTP डालूंगी। मैंने OTP डाला और फिर अब मैं रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ चुके हूँ। तो अब इसमें मुझे अपने सारे डिटेल्स डालने हैं, जैसे कि नाम, गार्जियन का नाम, माँ का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। जैसे ही मैंने सारे डिटेल्स डाले फिर उसके बाद मुझे अपनी पहचान संख्या डालनी होगी दोबारा, जो कि मेरे आधार का एड्रेस है। फिर उसके बाद मुझे अपना एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर आप पासवर्ड चुन सकते हैं। तो पासवर्ड को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनानी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालें, जो पिन यहाँ पर आपको केस सेंसिटिव पिन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो पिन डालें एंड फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपने जो भी डिटेल्स डाले हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो सारी चीज़ें एक PDF के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपने सारी चीज़ों को सही से भरा है, तो इसको ध्यानपूर्वक चेक करें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सभी को ध्यानपूर्वक चेक करके इन सारे चेक बॉक्स को क्लिक करें।
फिर आप जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को पढ़कर उसमें आई अग्री चेक बॉक्स को क्लिक करें एंड फिर आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। फिर से आपसे पूछा जाएगा, आपने कंफर्मेशन बटन दबाया, ठीक है, इसके बाद आप रजिस्टर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर हो जाओगे, आपको आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आ जाएगी। उस OTP को आपको दोबारा से डालना है। जैसे ही आप ये OTP डालते हो, फिर उसके बाद आपको केस सेंसिटिव पिन डालनी होगी। फिर जैसे ही आप ये डालते हो, वेरीफाई करते हो, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो सारी चीज़ें आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएंगे। याद है पहले बार में आपको बोला था कि बस रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन में, यानी कि इस वाले कॉलम में आ सकते हैं। तो चूंकि आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब हम लोग राइट साइड वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर नीट UG 2024, लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर आपने डाला। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपने डाला। फिर सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दिख रही होगी, उस सिक्योरिटी पिन को आपने डाला। फिर उसके बाद आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप एक कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद हम पेमेंट के प्रोसीड करेंगे। तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा, इसको क्लिक करें और फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं तो एप्लीकेशन में हमें बहुत सारे डिटेल्स भरने हैं। सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना राज्य, दैट इज़ योर स्टेट, फिर आपका मोबाइल नंबर, आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, पिन कोड, इमरजेंसी नंबर और एड्रेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने मोबाइल नंबर, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सारी चीज़ों को भर रखा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद हमें फिर से वो कैप्चा फिलअप करना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब इसे सेव करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो कि है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में जो आपने डिटेल्स पहले भर रखे थे जो रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो सारे डिटेल्स आपके यहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद जो डिटेल्स आपने नहीं भर रखा था उन डिटेल्स की जानकारी आपको इस पेज में देनी होगी। तो इसमें भी सारी डिटेल्स भरने के बाद एक आध चीज़ें जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका एनुअल फैमिली इनकम। अगर आप किसी कैटेगरी को अवेल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस कैटेगरी का जो भी अपर लिमिट है, जैसे कि OBC के लिए 8 लाख का अपर लिमिट है, तो आपकी एनुअल फैमिली इनकम उससे ज़्यादा यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देनी होगी। एंड जब आप ये सारी डिटेल्स भर चुके होंगे, आपको फिर से एक कैप्चा भरना होगा और इस कैप्चा को भरने के बाद आप फिर से क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट को। ठीक है, इसे करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स फिलअप हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट भी कर लिया आपने और पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके क्लिक करने के बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, दैट इज अगर आप PWD हो, तो आप येस और नो टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर फिर से कैप्चा भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, PW डिटेल्स भी भर लिया आपने। अब आता है एग्जाम सेंटर डिटेल। एग्जाम सेंटर डिटेल, तो बच्चों ध्यान रखो कि इस बार आपको एग्जाम में 2 चॉइसेस मिलने वाली हैं, यानी कि आपके एग्जाम स्टेट की 2 चॉइसेस रहेंगी और सेंटर्स की भी 2 चॉइसेस रहेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जब आपने एग्जाम के सेंटर के डिटेल्स के बारे में भी भर दिया, फिर से आपको एक कैप्चा आएगा, आपने उस कैप्चा को भरना है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एग्जाम डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड। तो अब हमने एग्जामिनेशन डिटेल्स को भी सक्सेसफुली सेव कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है क्वालिफिकेशन डिटेल। 10th 11th तक दिक्कत नहीं होने वाली है। 12th के बाद दिक्कत ये होगी कि मैम कोड में बहुत समस्या होती है, तो चिंता मत करो, उस कोड को भी आज हम लोग तसल्ली से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका 10th का डिटेल आता है, आपका पासिंग स्टेटस। ऑब्वियसली अगर आप 12th में हो तो आप 10th में पास हुए ही होंगे, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स को भरनी है आपको। ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस, तो इन सारी चीज़ों को आपको भरना है। और फिर
जैसे ही आप 10th के 11th के डिटेल्स डाल लेते हो, फिर से आपको एक कैप्चा आएगा जो आपको भरना है। हम लोग बारी बारी से 10th का, 11th का और 12th का डिस्कस करने वाले हैं। तो 10th में आप जैसे कि देख लो, अगर आप किसी प्रॉपर स्कूलिंग से नहीं आपने पढ़ाई की है तो आप आराम से उसमें NIOS भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज में आता है, तो प्राइवेट, अनएडेड, KVS के विद्यार्थी डाल सकते हैं अगर KV में पढ़ाई की है उन्होंने, JNV डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने स्कूल के टाइप को डालना है। फिर उसके बाद आपका आता है बोर्ड। CBSE वाले बच्चे CBSE डालेंगे, और अगर किसी बच्चे ने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है तो वो अपना रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड चुनेंगे। इसके बाद आता है आपका 11th का डिटेल्स। 11th के डिटेल्स में भी अगर आपने पास कर रखा है तभी आप 12th में हो। 11th के भी सारे डिटेल्स भरने हैं। 11th का जो भी मोड ऑफ रिजल्ट है, यानी कि परसेंटेज, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, ये सारी चीज़ों को आपको भर लेना है। इसे भरने के बाद आपका आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है 12th का। तो 12th में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सारे बच्चे अपियरिंग कैंडिडेट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे पास करने के बाद भी दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया है, कुछ बच्चों ने कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने BSc में एडमिशन लिया है। तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग कोड फॉलो होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें कोड का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखो, हम लोग 12th के क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पेज में हैं। तो सबसे पहले आता है पासिंग का स्टेटस। अगर आप 12th अपियर करने वाले हो, यानी कि अगर अभी तक आपने 12th बोर्ड नहीं दिया है, तो आप क्या डालोगे? आप आराम से अपियरिंग डालोगे, और जैसे ही आप अपियरिंग डालते हो तो जो आपका कोड हो जाएगा वो होगा कोड 1। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं उन्हें और किसी चीज़ की चिंता करनी ही नहीं है। बात हमें उन बच्चों की करनी है जिन्होंने ड्रॉप लिया है और फिर से नीट देने वाले हैं। तो आपका 12th का पासिंग स्टेटस क्या हो जाएगा बच्चों? आप हो जाओगे पास्ट। ठीक है, जैसे ही आपने पास्ट क्लिक किया, फिर आएगा कि आपका कोड कौन सा है। तो हमारे पास 7 कोड हैं। कोड नंबर 1 तो हमने डायरेक्टली अपियरिंग वालों को दे दिया। अब बात करते हैं कोड नंबर 2 से कोड नंबर 7 तक की। तो जब हम लोग कोड नंबर 2 की बात करते हैं, तो कोड नंबर 2 वो बच्चे देंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, कि जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो वो डायरेक्टली कोड नंबर 2 देंगे। तो ड्रॉपर्स जो हैं वो कोड नंबर 2 देंगे। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने रेगुलर BSc का कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, या फिर कोई मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री में एडमिशन नहीं ली है, वो भी बच्चे अपने आप को ड्रॉपर कंसिडर कर सकते हैं, और वो भी कोड 2 चुनेंगे। क्लियर? अब कोड 3 की बात करते हैं। तो देखो, एक स्पेशल प्रोविजन है कि जो बच्चे PUC या PDC यानी कि कर्नाटका बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो कोड 3 चुनेंगे। तो कोड 3 किन के लिए है? बस कर्नाटका बोर्ड वालों के लिए। अब बात करते हैं कोड नंबर 4 की। तो कोड नंबर 4 वो बच्चे चुनेंगे जिन्होंने प्री मेडिकल एग्जामिनेशन या प्री प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को क्लियर करके किसी अलग कोर्स में एडमिशन ले लिया। वो कोर्स कौन सा हो सकता है? वो है BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग, B फार्मा, और वो बच्चे अभी 3rd ईयर तक में ही हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो 3rd ईयर तक वाले बच्चे हैं और जिन्होंने ऐसे कोई कोर्स में एडमिशन ले रखा है BSc नर्सिंग वगैरह में, तो वो बच्चे कोड नंबर 4 को फॉलो करेंगे। अब हम बात करेंगे कोड नंबर 5 की। तो कोड नंबर 5 उन बच्चों के लिए है जो अभी BSc कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डिग्री पास नहीं की है। तो बहुत सारे बच्चे, नीट एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, तो बच्चे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लेते रहते हैं। तो जो बच्चे BSc कर रहे हैं, तो BSc में भी क्राइटेरिया क्या है? आप या तो 1st ईयर या तो 2nd ईयर के होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप BSc में PCB विथ इंग्लिश, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स, यानी कि बी में भी आपके 2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, राइट। तो आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं विथ इंग्लिश, तो आप इन चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए आपके पास। तो कोड नंबर 5 ये बच्चे लेंगे, यानी कि जो BSc परस्यू कर रहे हैं। अब आपने मानो कि BSc भी कंप्लीट कर ली, यानी कि BSc आप पास हो चुके हो, तो फिर आप कोड नंबर 6 लगाओगे और आपने BSc पास का स्टेटस डालना है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ को फॉलो किया जाएगा कि आपके पास में PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 4 में से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आपके डिग्री में, और साथ में आपने इंग्लिश की पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखो गलत लिख रखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। चलो,
अब कोड नंबर 7 वो स्टूडेंट्स यूज करेंगे जो भारत देश में नहीं रहते हैं, यानी कि जो NRI है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई डिग्री में नाम लिखा रखा है जिन लोगों ने, और उन्हें नहीं बताना है कि हाँ भाई मैं कहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बच्चों, आप तब भी अगर आपको नहीं डिक्लेयर करना है कि आपने कहीं से पढ़ाई कर रखी है या आप कहीं पर एनरोल्ड हो, तो भी आप कोड नंबर 2 आसानी से एज अ ड्रॉपर ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सारे कोड की जो भी समस्याएं थी वो सुलझ गई होंगी। अब चलो फॉर्म को भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमने 10th के, 11th के और 12th के सारे डिटेल्स भर लिए हैं। इसके बाद फिर से हमारा एक ही काम है, हमें कैप्चा भरना है और फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। तो हमने कैप्चा भरा, सेव और नेक्स्ट क्लिक कर लिया। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। चलो, अब इसके बाद आता है एडिशनल डिटेल्स का कॉलम। तो एडिशनल डिटेल्स जैसे कि क्या आपके कोई जुड़वा भाई बहनें हैं? तो अगर हैं तो आप वहाँ पे यस या नो क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो ना करें। फिर उसके बाद आपने कभी नीट की एग्जामिनेशन दी है, तो अगर आप अपियरिंग हो 12th में तो आपने तो जाहिर सी बात है आपने नहीं दी होगी, पर अगर आप पास हो तो जाहिर सी बात है कि आपने शायद पहले भी अटेम्प्ट लिया होगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर क्लिक करें। फिर से जो हमारा काम है कैप्चा भरो, उसके बाद कैप्चा भरने के बाद सेव और नेक्स्ट क्लिक करो। फिर एडिशनल डेटा भी सेव हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी। अब उन डॉक्यूमेंट्स को हमें अपलोड करना है। साइज तो आपने ऑलरेडी सही से कर रखा होगा, और नहीं किया है तो ध्यान से करवा लेना। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो कृपया कैफे वाले भैया या दीदी की मदद ले लेना। चलो, तो अब हमें फोटो, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स विथ थंब इम्प्रेशन, इन सारी चीज़ों को अपलोड कर देना है। वंस हमने अपलोड कर लिया, फिर हमें फिर से सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर से डॉक्यूमेंट के डिटेल्स सेव हो चुके हैं। अब सेव करने के बाद हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वापस से रिव्यू करना है। एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर उसके बाद क्लिक करो। उसे क्लिक करने से पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, फिर से कैप्चा भर के सबमिट किया आपने। मोबाइल में एक OTP आएगी, OTP के साथ फिर से कैप्चा भरना है आपको, फिर से आपने कैप्चा भरना है आपको, फिर आप उस OTP को वेरीफाई कर दोगे। फिर आप एक नेक्स्ट पेज में आओगे जिसमें कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब देख सकते हो, उसको रिव्यू करो। हर एक डिटेल को ध्यानपूर्वक देखो। नाम, पिताजी का नाम, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम में स्पेस नहीं है, आपने नाम में स्पेस डाल दिया, तो वो सारी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ही आपने सारी डिटेल्स को भर दी, अच्छे से देख लिया, फिर अब आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनल सबमिट के बाद में अब आपको फिर से ये सुनिश्चित करना है कि क्या आपने सारी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, माँ का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फादर्स नेम, सेंटर, सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक किया है कि नहीं। अगर आपने चेक कर लिया है तो आप इसमें क्लिक करें और फिर फाइनल सबमिट के बटन को क्लिक करें। अब आपने फाइनल सबमिट के बटन को क्लिक कर दिया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब फिलअप हो चुका है। अब बारी है पेमेंट की। तो देखो बच्चों, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फीस है 1700 रुपीज़। तो अब इसे हमें पे कैसे करना है, आप पे नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आपने पे नाउ पे क्लिक किया, अब आप देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, SBI ई-पे, HDFC, कैनरा, ICICI। तो क्या इन बैंकों में हमारी अकाउंट होनी चाहिए? नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बस पेमेंट गेटवे है, ठीक है। तो ये एक माध्यम है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। आप UPI, कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, तीनों में से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पर ये देखो 3 ऑप्शंस आ गए हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI। आप इसमें से किसी भी एक को क्लिक करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद हमने तो यहाँ पे पेमेंट नहीं किया था क्योंकि ये एक डमी ID थी, तो हमें यूज़र अबॉर्टेड का साइन आ रहा है, बट आप पेमेंट कर दोगे तो फिर आपका जो चेक फाइनल पेमेंट स्टेटस होगा वो फिनिश करके दिखाएगा, यानी कि आपका फॉर्म अब रेडी है, आपने अब अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, तो अब हम वीडियो के अंत में हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और एक बार आपने इसे दोबारा पढ़ लेना ताकि कोई भी पॉइंट आपकी छूटे ना, ठीक है। और इसके साथ वीडियो का अंत होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।